बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, उनका क्या कहाँ यूजेस कहाँ हैं, बेसिस के और सॉल्ट्स के। सबसे पहले हमने पढ़ना है एसिड्स के बारे में। एसिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अब वो कह रहा है एसिड्स वो होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयंस को देने की जब हम उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं। An acid is a substance whose water solution tastes sour, turns blue litmus red and neutralizes base। अब वो कह रहा है एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है और लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइबिंग, acids are compounds which contain hydrogen that can be replaced by metals। अब वो कह रहा है एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन को रखते हैं और हम उसको मेटल से रिप्लेस कर सकते हैं। एसिड्स हैव pH ऑफ लेस देन 7 और एसिड्स की जो pH है वो 7 से कम होती है। नेक्स्ट वो बता रहा है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। अब वो कहता है जो एसिड है जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स और पानी। एसिड्स कैन बी फाउंड नेचुरली इन मैनी फूड्स एंड बेवरेजेस इंक्लूडिंग सिट्रस फ्रूट्स, विनेगर एंड fermented products and they are also used in various industrial processes। अब वो कह रहा है उसको हम काफ़ी ज़्यादा खानों में देखते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन है, ऑरेंज है, विनेगर है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में, और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड वन इज़ इनऑर्गेनिक एसिड्स। Organic acid which are derived from living organisms and inorganic acid which are derived from non-living sources। अब वो कह रहा है ऑर्गेनिक एसिड वो हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं और इनऑर्गेनिक वो हैं जो कि नॉन लिविंग सोर्सेज से निकाले गए हैं। आगे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड हैज़ वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ्यू ऑफ फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स इंक्लूड। अब उसने मेरे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ नीचे बता दी हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, कि जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब वो कह रहा है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आगे उसने एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ हाइड्रोक्लोराइड एसिड कंबाइन विद जिंक मेटल। अब वो कह रहा है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl जो है वो कंबाइन करता है जिंक मेटल के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है और जिंक क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, अब उसे मैं बता दिया Zn+2HCl गोज़ टू ZnCl2+H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गई और साथ इसका जिंक का सॉल्ट बन गया। When acids react with metal carbonates, they produce carbon dioxide gas and salts as well as water। अब वो कह रहा है कि जब सिंपल मेटल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन और सॉल्ट बना लेंगे। जब वो कह रहा है कि मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सॉल्ट बनेगा और साथ वाटर भी बनेगा। ठीक है, अब उसने मैं एक जनरल एग्जांपल बता दिया है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गोज़ टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे उसने एग्जाम्पल दिया है, व्हेन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन विद सोडियम कार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। Na2CO3 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों को जब कंबाइन किया तो मेरे पास क्या बना, 2NaCl+H2O+CO2। ठीक है, आगे वो बताता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करता है। अच्छा, आगे उसने बता दें कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड वाटर। अब जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर व्हेन इट्स रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसने बता दिया कि 2Na8CO3+H2SO4 जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl+CO2+H2O। ठीक है,
आगे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। On the basis of their occurrence, acids are subdivided into two categories, neutral acids and mineral acids. सबसे पहले है नेचुरल एसिड्स। Natural acids, also known as organic acids, acids are derived from natural sources. अब वो कह रहा है जो नेचुरल एसिड उनको हम ऑर्गेनिक सोर्सेज एसिड्स भी कहते हैं, जो कि कहाँ से निकले हैं, नेचुरल सोर्सेज से। फॉर एग्जांपल मेथनोइक एसिड ACOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, ये सब किससे निकले हैं, नेचुरल सोर्सेज से, और ये क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। सेकेंड है मिनरल एसिड्स। These are created from minerals. Inorganic acids, man-made acids and synthetic acids are all examples of mineral acids. ठीक है, इसमें जो इंसानों ने बनाए हैं, जो नॉन लिविंग थिंग से निकले हैं, वो सब किस में आएंगे, मिनरल एसिड्स में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 etc. On the basis of concentration, acids are categorized into two categories, strong acids, weak acid. अब वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन के बेस पे इसकी दो कैटेगरीज हैं। पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड विच कम्प्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव। अब वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा पानी के अंदर और हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। उसके बाद है वीक एसिड। अ वीक एसिड इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर क्रिएटिंग अ टिनी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब वो कह रहा है वीक एसिड क्या होगा, जो कि पार्शली आयोनाइज होगा और बहुत छोटी अमाउंट में हाइड्रोजन आइंस को क्रिएट करेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेसिस के बारे में। एसिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बेसिस। अ कंपाउंड दैट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोक्साइड आइन। अब वो कह रहा है कि बेसिस किसे कहते हैं, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करे और सॉल्ट प्रोड्यूस करे और हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस करे। जबकि सॉल्ट में क्या था, जो कि बेस को न्यूट्रलाइज करे और हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस करे। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू वाइल द ब्लू लिटमस पेपर स्टेज ब्लू। अब वो कह रहा है बेसिस जो हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू करती हैं, जबकि ब्लू जो है वो ब्लू ही रहता है अगर पहले से ब्लू हो तो। दे टेस्ट बिटर एंड आल्सो फील सोपी टू टच। अब वो कह रहे हैं इनका खट्टा सा जायका होता है और उसके अलावा ये साबुन की तरह होती हैं जब हम इन्हें टच करते हैं। Aqueous solutions of the bases can conduct electricity. Some common examples are copper oxide, sodium hydroxide, sodium bicarbonate used in cooking and household bleach. अब वो कह रहा है कि जो एक्वस सोल्यूशन है बेसिस का, एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इसकी एग्जांपल उससे हमें बता दें, जो कि हम कुकिंग में या ब्लीचिंग में इस्तेमाल करते हैं। आगे है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। फ्यू ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस आर। सबसे पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। व्हेन बेसिस रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। अब अल्कली प्लस मेटल गोज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इंटरेक्ट्स विद एल्यूमिनियम मेटल सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर जनरेटेड। उसने एग्जाम्पल दे दी आगे इसकी, 2NaOH प्लस 2Al प्लस 2H2O। अब वो कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस, 2NaAlO2 प्लस 2H2। ठीक है, आगे उसने कहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गोज टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब वो कह रहा है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस का रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर। अब आगे उसमें बता दें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गोज टू CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या बना दिया, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट्स।
अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। अब वो कह रहा है जब अल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, calcium chloride, water and ammonia are produced. CaOH whole twice plus NH4Cl goes to CaCl2 H2O plus NH3। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। आगे हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। एसिडिटी, कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आर थ्री वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज टू क्लासीफाई बेसिस। अब वो कह रहे हैं एक तो इसकी एसिडिटी, कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये तीन चीज़ें हैं जो कि इसको डिवाइड करती हैं बेसिस को। टाइप्स ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन एसिडिटी। अब वो कह रहे हैं एसिडिटी की बेस पे इसकी कितने टाइप्स हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस प्रेजेंट्स डिटर्मिन्स एसिडिटी इन बेसिस। बेस्ड ऑन एसिडिटी बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, मोनोएसिडिक, डाईएसिडिक, ट्राईएसिडिक। अब वो कह रहा है कि कितने हाइड्रोक्सिल आइंस प्रेजेंट हैं वो डिटर्मिन करते हैं इसकी एसिडिटी कितनी है। ठीक है, और इसके बुनियाद पर हमने इसको तीन में क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मोनोएसिडिक। मोनोएसिडिक बेसिस आर दोज दैट कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल आइन और इंटरेक्ट विद ओनली वन हाइड्रोजन आइन। अब वो कह रहा है मोनोएसिडिक बेसिस वो हैं जिनके पास एक हाइड्रोक्सिल आइन होता है और वो एक हाइड्रोजन आइन के साथ सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें कौन कौन सी हैं मोनोएसिडिक बेसिस, इंक्लूड NaOH, KOH एंड अदर्स। मतलब जिसमें एक हाइड्रोक्सिल आइन होता है वो क्या होती हैं, मोनोएसिडिक। उसके बाद है डाईएसिडिक। Diacidic base is a base with the two hydroxyl ions that interact with two hydrogen ions। अब डाइक से पता चल रहा है कि दो होंगी, तो डाइएसिडिक बेस क्या है जिसमें दो हाइड्रोक्सिल आइन होंगे और वो दो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि CaOH whole twice, MgOH whole twice एंड अदर डाइएसिडिक बेसिस आर एग्जांपल्स। तीसरी है ट्राइएसिडिक। ट्राइएसिडिक आर टाइप ऑफ बेस दैट कंप्राइजेज थ्री हाइड्रोक्सिल आइंस एंड थ्री हाइड्रोजन आइंस। अब इसमें क्या है कि इसमें इसके पास तीन हाइड्रोक्सिल आइंस होंगे जो कि तीन हाइड्रोजन आइन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इट इंक्लूड AlOH होल थ्राइस, FeOH2 एंड अदर्स। मतलब जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल आइन होंगे वो क्या होंगे, ट्राइएसिडिक। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन। Based on their concentration in an aqueous solution, bases are divided into two categories, concentrated और diluted। अब वो कह रहा है कि बेस इनकी एक्वस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन पे उसकी बेस पे हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। मतलब उसमें कितना एक्वस सोल्यूशन में क्या है, कंसनट्रेशन कितनी है। पहले है कंसनट्रेटेड। द कंसनट्रेशन ऑफ बेस इज़ हायर इन सोल्यूशन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि कंसनट्रेटेड का क्या मतलब है कि जो बेस की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में। कंसनट्रेटेड NaOH सोल्यूशन इसकी एग्जांपल है। और डाइल्यूट का क्या मतलब है, दीज टाइप्स ऑफ बेसिस हैव अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ बेस इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब डाइल्यूट में क्या होगा कि इसमें बेस की जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी एक्वस सोल्यूशन में, जैसे कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH और इस तरह के बाकी सारे। आगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पढ़ रहे थे बेसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस। The degree of ionization distinguishes two types of bases, strong base and weak base। अब वो कह रहा है पानी में जब डिज़ोल्व होती हैं तो वो कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं, ये क्या होती है इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और इसके बेस पे हमने इसको दो में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ वन दैट डिसोसिएट्स entirely or to a large extent in water, फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH, KOH एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो कि मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाती है पानी के अंदर, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे कि NaOH और KOH। अ वीक बेस इज़ वन दैट डज नॉट डिजॉल्व इंटायरली और ओनली डिसोसिएट टू अ वेरी लिटिल लेवल। अब वो कह रहा है वीक बेस वो होती है जो कि डिज़ोल्व नहीं होती कम्प्लीटली, और दूसरा ये बहुत छोटी मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट में डिज़ोल्व होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक बेस। फॉर एग्जांपल NH4OH एंड अदर्स आर वीक बेसिस। नेक्स्ट हमने पढ़ना है अल्कली के बारे में। बेसिस दैट आर इजीली डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली इन अदर वर्ड्स। अब वो कह रहा है वो बेसिस जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली। इन अदर वर्ड्स वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली, मतलब वो बेसिस जो कि पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, सोल्यूबल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली। फॉर एग्जांपल NaOH इज़ एन अल्कली एज इट डिजोल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस। अब वो कह रहा है NaOH का एक अल्कली है जो कि पानी में डिजोल्व होती है, तो क्या बनाती है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर। ठीक है, अब आगे उसने हमें एसिड और बेस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। सबसे पहले क्या है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स while those which ionize in water to produce OH minus ions are called bases। अब अर्हीनियस ने हमें क्या बताया कि वो चीज़ जो कि जब हम पानी में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन आयन से वो एसिड कहलाती है, और वो चीज़ जो हम पानी में डिज़ोल्व करें, आयनाइज करें उसको, तो हाइड्रोक्सिल आयन्स बनाएं, तो वो क्या कहलाती हैं, बेसिस। जैसे कि कोई भी कंपाउंड है HA, तो अगर वो हमें हाइड्रोजन आयन्स दे रही है तो वो एसिड कहलाती है, और अगर हमें वो हाइड्रोक्सिल आयन्स दे रही है तो वो क्या कहलाती है, बेस। Arrhenius proposed that reactions are acidic if they dissociate in aqueous solution to form hydrogen ions and bases if they form hydroxyl ion in aqueous solution। अब वो कहता है कि रिएक्शंस जो हैं अब वो एसिडिक होंगे अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व करें, वो हाइड्रोजन आयंस दें, और जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी अगर हम उसे सॉल्यूशन में ऐड करें तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस दें। ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या थी। The presence of water is absolutely necessary for acids and bases. Dry HCl can't act as an acid. HCl acts as an acid in water only and not in other any solvent। अब वो कहता है कि जो भी चीज़ हमें हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि जो ड्राई HCl है वो एसिड के तौर पे रिएक्ट नहीं करता। अब वो एक्ट करेगा एसिड के तौर पे सिर्फ पानी में, और किसी और सॉल्वेंट में वो इस तरह से एक्ट नहीं करता, सिर्फ पानी में वो क्या करता है, वाटर के तौर पे। तो अगर वो ड्राई होगा तो वो तो एसिड के तौर पे काम ही नहीं करेगा। एक ये इसका ड्रॉबैक था। दूसरा क्या है, द कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इसने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की बात की है। अगर हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस है। The neutralization process is only possible for reactions which can occur in aqueous solution, although reaction involving salt formation can occur in the absence of a solvent। अब वो कह रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो पॉसिबल है अगर रिएक्शंस हो एक्वस सॉल्यूशन में। तो वो कह रहा है जो सॉल्ट फॉर्मेशन के रिएक्शन है उसमें फिर हम क्या करेंगे जो सॉल्वेंट के एब्सेंस में होंगे। तो ये सारे क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स थे। सेकेंड वाला क्या है, लोरी ब्रोनस्टीड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैम an acid is defined as any hydrogen containing material, molecule, anion or cation which can donate a proton to other substance, and a base is any substance that can accept a proton from any other substance. Therefore, acids are proton donors whereas bases are proton acceptors। अब उसने बात की थी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइंस पे। अब लोरी ब्रोनस्टीड ने हमें क्या कहा कि एसिड वो चीज़ है जो कि प्रोटॉन देती है, चाहे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, एनाइन है या केटाइन है, जो अपना प्रोटॉन डोनेट करता है उससे हम क्या कहेंगे, एसिड, और जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उससे हम क्या कहेंगे, बेस। ठीक है। अब लोरी ब्रोनस्टीड ने प्रोटॉन्स की बेस पे अपनी थ्योरी दी, यहाँ पर उसने हमें बता दिया। ठीक है, कि अर्हीनियस ने क्या कहा था, जो एसिड और बेस हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। लोरी ब्रोनस्टीड ने कहा कि जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, और लेविस का भी हमने पढ़ना है आगे है कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर्स। अब उसने रिएक्शन दिया एक कि एक एसिड और अगर हम एक बेस का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है, एसिड और बेस। ठीक है। अब उसने HCl और H2O का रिएक्शन करवाया जिससे हमारे पास क्या बन गया, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसमें हमें बता रहा है कि इन दिस रिएक्शन HCl डोनेट्स अ प्रोटॉन टू H2O, कि HCl ने अपना एक प्रोटॉन दिया किसको, वाटर को, देयरफॉर एन एसिड। अब HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, इसका मतलब है कि ये एक एसिड है। वाटर ऑन अदर हैंड एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl एंड इज देयरफॉर अ बेस। और जो वाटर है उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, बेस। In reverse reaction, the H3O positive ions donate a proton to Cl negative ion, and hence H3O positive an ion is an acid
Cl negative ion because it accepts a proton from H3 और positive ion is a base। अब वो कह रहा है अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो जो H3 और पॉजिटिव है उसने एक प्रोटॉन डोनेट किया Cl नेगेटिव है इनको, तो जो H3 और पॉजिटिव है वो हमारे पास एसिड होगा और जो Cl नेगेटिव होगा उसने क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो वो क्या होगा, बेस। Acid base pairs in which the members of reaction can be formed from each other by gaining or losing proton are called conjugate acid base pairs। अब वो कह रहे हैं एसिड बेस पेयर्स क्या होंगे, वो मेंबर्स होंगे रिएक्शन में जो कि एक दूसरे के प्रोटॉन लेने और देने से बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? Lori Bronsted could not explain the reaction occurring in non-protonic solvent like COCl3, SO2, N2O4। अब इसने बात की सिर्फ प्रोटॉन की। अब जिसमें नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें कि प्रोटॉन का इतना जिक्र नहीं है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड्स एंड द बेसिक ऑक्साइड्स विच कैन इजीली टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट एज वेल नो प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब वो कह रहा है कि इसने एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स को तो उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया जिसमें कि इजीली सॉल्वेंट के एब्सेंस में रिएक्शन हो जाता है, उसमें कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। आगे वो कह रहा है सब्सटेंसेस लाइक BF3, AlCl3 डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन विच मीन्स दे कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन स्टिल दे बिहेव एज एसिड्स। अब वो कह रहा है कि इनमें ना तो हाइड्रोजन आइन है तो इसका मतलब है कि तो प्रोटॉन डोनेट नहीं, ना ही प्रोटॉन डोनेट करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिड और एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक है, ये क्या था इसके ड्रॉबैक्स। थर्ड हमारे पास है लेविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी bases donate pairs of electrons and acids accept pair of electrons। अब तीसरे बंदे ने क्या कहा कि बेसिस वो चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं और एसिड वो चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट अ लेविस एसिड इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, कि जो लेविस के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर है। ठीक है, oxidation reduction reactions take place on a transfer of electron from one atom to another with a net change in the oxidation number of one or more atoms। There is no change in the oxidation number of any atoms, either an electron is transferred from one atom to another or the atoms come together to share a pair of electrons। अब वो कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे में, जबकि जो नेट ऑक्सीडेशन है एटम्स की वो सेम रहती है। तो वो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता। तो वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन है जब वो ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे में तो एटम्स जो हैं वो आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का पेयर। अगर उसने रिएक्शन दिया है AlOH होल थ्राइस प्लस 3H पॉजिटिव आइंस, तो उसने क्या बना दिया Al3 प्लस 3H2O, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्ट करेगा एज अ बेस जिसने कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। आगे नीचे उसने हमें क्या कहा है कि AlOH3 प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें क्या उसने किया AlOH -4, तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। तो वह कह रहा है जब when aluminum hydroxide accepts proton it acts as a base, when it accepts electron it acts as a acid। अब वो कह रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा। दिस theory also explain why non-metal oxides such as carbon dioxide dissolve in H2O to form acids such as carbonic acid H2CO3। अब इसने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का भी बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड बनाता है, जैसे कि CO2 प्लस H2O, तो इससे हमारे पास क्या बन गया H2CO3। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। लेविस कॉन्सेप्ट गेव अ जनरलाइज्ड आइडिया इंक्लूडिंग ऑल कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस एंड कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है कि इसने हमें जनरली आइडिया दे दिया कोऑर्डिनेशन रिएक्शन और कंपाउंड्स का। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। An idea about the relative strength of acids and bases is not provided by Lewis concept। अब वो कह रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में हमें उसने कोई आइडिया नहीं दिया। लेविस कंसेप्ट इज़ नॉट इन लाइन विद द एसिड बेस
रिएक्शन कंसंट्रेशन, और दूसरा वो कह रहा है इसने रिएक्शन कंसंट्रेशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़े थे अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमने पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। When an acid and a base react, they generate salts which are ionic substances. अब वो कहता है कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स, जो कि आयोनिक सब्सटेंसेस हैं। सॉल्ट्स डू नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, अदर कॉमन सॉल्ट्स आर सोडियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, ETC। अब वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड के अलावा और भी कुछ कॉमन सॉल्ट हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, बेरियम सल्फेट है, ये सारे क्या हैं, सॉल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वो कह रहा है जो सोडियम क्लोराइड है वो एक एसिड और बेस के रिएक्शन में ही बनता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है, हम इस्तेमाल करते हैं। Solid sodium chloride is made of a cluster of positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions held together by electrostatic forces। अब वो कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो बनता है सोडियम के पॉजिटिव आयन से और नेगेटिव आयन्स, क्लोराइड के नेगेटिव आयन से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। Physical properties of salt. Some of physical properties of salts are the bulk of the salts are crystalline, ये crystalline होते हैं। Salts that are transparent और opaque are available। अब वो कह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं और ओपेक होते हैं, मतलब इनसे चीज़ लाइट जो है वो नहीं गुजर सकती। द सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। साल्ट सोल्यूशन इन देयर मोल्टन स्टेट आल्सो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कह रहा है जो मोल्टन स्टेट होती है इनकी, मतलब मेल्ट हुए होते हैं जिसमें ये, उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। द टेस्ट ऑफ साल्ट कैन बी सॉल्टी, सोर, स्वीट, बिटर और सेवरी। इसके टेस्ट के बारे में उन्होंने बता दिया। देयर इज़ नो ओडोर टू न्यूट्रल सॉल्ट, कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती। बिकॉज इट कंटेन आइन, सॉल्ट वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कह रहा है इसमें आइंस होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होल्ड्स द आइंस टुगेदर एंड अ केमिकल बॉन्ड इज इस्टेब्लिश बिटवीन दैम। अब वो कह रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ये आइंस को जोड़े रखती है और एक केमिकल बॉन्ड जब उनके दरमियान में बन जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट्स आर गिवन बिलो। एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक और अल्कली सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स, तीन तरह के उसने हमें सॉल्ट्स बता दिए। सबसे पहले हमने पढ़ना है एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में। A class of salts that produce an acidic solution after being dissolved in a solvent। अब वो कह रहा है वो क्लास सॉल्ट्स की जो कि एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, जब हम उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स। इट्स फॉर्मेशन एज अ सब्सटेंस हैज़ अ ग्रेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब वो कह रहा है जो इनकी फॉर्मेशन है सब्सटेंस के तौर पे, वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी अच्छी कंडक्टिविटी देते हैं प्योर सॉल्वेंट की निस्बत। An acidic solution formed by acid salt is made during partial neutralization of diprotic or polyprotic acids। अब वो कह रहा है जो एसिडिक सोल्यूशन बनता है एसिडिक सॉल्ट के नतीजे में, वो न्यूट्रलाइज होता है डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड्स के मुकाबले में। अ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड प्रोड्यूसेस एन एसिडिक सॉल्ट। अब वो कह रहा है जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक सॉल्ट्स की, वो क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स। दीज सॉल्ट्स कंटेन हाइड्रोजन कैटाइन और स्ट्रॉन्ग कैटाइन्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं जो सॉल्ट्स होते हैं इनके पास एच पॉजिटिव कैटाइन होते हैं या दूसरे स्ट्रॉन्ग कैटाइन्स होते हैं इनके एक्वस सोल्यूशन में। द आयोनाइजेबल एच पॉजिटिव मेक्स अस द मेजोरिटी ऑफ द आइंस। अब वो कह रहा है जो एच पॉजिटिव आइंस हैं वो बहुत ज़्यादा आयोनाइजेबल होते हैं उसके सोल्यूशन के अंदर। सम एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स आर NaHSO4, KH2PO4। अब वो कह रहा है कुछ जो एसिडिक सॉल्ट्स हैं उसके हमने एग्जांपल दे दिए। दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। अब अगर उसने हमें बता दिया कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेसिस के, उससे हमें आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहला कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इंटरेक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अ वीक बेस। अब वो कह रहा है
कि अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करते हैं। अब उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया HCl के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड और वाटर। NH4OH प्लस HCl गोज़ टू NH4Cl प्लस H2O। सेकेंड वन उसने मैं बताया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ वीक बेस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अमोनियम सल्फेट भी ऐसे ही बनता है कि जब एक वीक बेस रिएक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। 2NH4OH plus H2SO4 goes to NH4 2SO4 प्लस 2H2O। तो इसमें हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट बन गया और साथ क्या बन गया, वाटर। ये थे एसिडिक सॉल्ट्स। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है बेसिक और अल्कली सॉल्ट्स। अ बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद अ वीक एसिड टू पार्शियली न्यूट्रलाइज इट। अब वो कह रहा है कि बेसिक सॉल्ट तब बनते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करती है एक वीक एसिड के साथ उसको पार्शियली न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड दे डिकम्पोज इनटू अ बेसिक सॉल्यूशन। अब वो कह रहे हैं जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन में डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज बिकॉज व्हेन अ बेसिक सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड इट प्रोड्यूसेस द कंजुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इन द सॉल्यूशन। अब वो कहता है ये क्यों होता है कि जब हम बेसिक सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये कंजुगेट बेस बनाता है अपने वीक एसिड की। हमने कंजुगेट एसिड और बेस हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं, तो इसका आपको पता चल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये उसने अल्कली सॉल्ट की एग्जांपल बता दी है। अब सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है? सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड अ वीक एसिड। अब उसने हमें आगे इसका रिएक्शन बता दिया है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, साथ में हमारे पास क्या बन गया, वाटर H2O। उसके बाद है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्गली बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद एसिटिक एसिड अ वीक एसिड। अब सोडियम एसीटेट कब बनेगा, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगी एसिटिक एसिड के साथ जो कि एक वीक एसिड है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। CH3COOH प्लस NaOH गोज टू CH3COONA प्लस H2O। उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल इन नेचर। अब पहले तो हमारे पास एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी और एक चीज़ वीक थी, तो हमारे पास न्यूट्रल चीज़ नहीं बन रही थी, या एसिडिक बन रही थी या बेसिक बन रही थी। लेकिन जब हमारे पास एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसके नतीजे में जो सॉल्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स। द pH ऑफ दीज सॉल्ट्स इज 7 विच इज़ कंसिडर्ड न्यूट्रल। पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड अदर्स आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सेस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH प्लस HCl गोज टू NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये हमारे पास तीनों सॉल्ट्स की हमने कैटेगरीज पढ़ ली हैं। आगे वो कहता है सॉल्ट्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू अदर कैटेगरीज विच इंक्लूड मिक्स्ड सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। अब वो कह रहा है कि इसको हम सॉल्ट्स को दो कैटेगरीज में मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, जो कि क्या है, मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या है? सॉल्ट्स विद मोर देन वन केटाइन और एनाइन आर नॉन एज डबल सॉल्ट। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें एक से ज़्यादा केटाइन या एनाइन हो, मतलब जिस पे कोई चार्ज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट। दे आर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट सॉल्ट्स दैट क्रिस्टलाइज्ड इन द सेम आयोनिक लैटिस। अब वो कह रहा है कि ये बनते कैसे, कि हम इसमें दो डिफरेंट सॉल्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं जो कि क्रिस्टलाइज होते हैं आयोनिक लैटिस में, मतलब वो एक हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। पोटाशियम सोडियम टार्टरेट इसकी एक एग्जांपल है, KNaC4H4O6.4H2O। अब .4H2O का मतलब क्या है कि इसमें पानी मौजूद है, 4 मॉलिक्यूल हैं इसमें पानी के। आल्सो नॉन एज रोचले सॉल्ट, ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं। सेकेंड है मिक्स सॉल्ट। Salts which are produced by mixing two salt which generally share a common cation or anion। अब वो कह रहा है कि मिक्स सॉल्ट में क्या होता है कि ये भी मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट से ही बनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कीटाइन और एनाइन है उसने आपस में शेयरिंग की होती है।
इनको हम क्या कहते हैं? मिक्स सॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। आगे हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, जो उसने हमें जनरली इन सब का बता दिया। When a strong acid react with a weak base, the base is unable to completely neutralize the acid. As a result, acidic salt is formed. अब जब strong acid weak base का react करेगा तो वो उसको मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास? एसिडिक। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है? व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कंबाइंड विद अ वीक एसिड, द एसिड इज अनएबल टू completely न्यूट्रलाइज इट। एज अ रिजल्ट अ सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। अब वो कह रहा है कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करेगी तो वो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा एसिड, तो क्या बनेगा? सिंपल सॉल्ट हमारे पास बनेंगे। When an equal strength acid and base react, they totally neutralize each other. A neutral salt is formed as a result of this process. तो वो कहता है कि जब हमारे पास इक्वल स्ट्रेंथ होगी एसिड और बेस की तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और इसके नतीजे में जो हमारे पास सॉल्ट बनेंगे वो क्या होंगे? न्यूट्रल सॉल्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया था और पीछे हमने रिसेंटली इसकी सॉल्ट्स की टाइप्स पढ़ी हैं, किस किस तरह के सॉल्ट्स होते हैं। अब हमने आगे पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज measured by the amount of hydrogen ions और hydroxyl ions present in the aqueous solution। अब वो कह रहा है कि इनकी हम स्ट्रेंथ किस तरह मेजर करते हैं? इनकी अमाउंट से, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइंस की अमाउंट से एक्वस सोल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन पर यूनिट वॉल्यूम इन देयर एक्वस सोल्यूशन, वेयर एज वीकर एसिड और बेसिस हैव अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अब वो कह रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सोल्यूशन के अंदर, और जो वीक एसिड्स होते हैं या जो बेसिस होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आइंस की लोअर कंसनट्रेशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम में एक्वस सोल्यूशन के। An acid's strength is affected by the electronegativity of the conjugate base and the polarity of the acidic hydrogen। अब वो कह रहा है जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, किसकी? कंजुगेट बेस की, और एसिडिक हाइड्रोजन की पोलैरिटी की वजह से। स्ट्रेंथ रेफर्स टू हाउ रेडिली द हाइड्रोजन केटाइन डिसोसिएट फ्रॉम द एनाइन। अब वो कह रहा है स्ट्रेंथ जो है वो हमें किस तरह से पता चलती है कि कितनी जल्दी जो हाइड्रोजन केटाइन है वो डिसोसिएट होता है अपने एनाइन से। Strong acids and bases dissociate entirely in aqueous solutions, whereas weak acids and bases dissociate partially into their conjugate ions। अब वो कह रहा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस हैं वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, जबकि जो वीक एसिड्स और बेसिस हैं वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं अपने कंजुगेट आयंस में। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस इज measured by the amount of hydrogen ions or hydroxyl ions present in their aqueous solution। The strength of acids and bases can easily be measured by using a pH scale। अब वो कह रहा है जो इनकी स्ट्रेंथ है वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? pH स्केल से। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। ठीक है, ये उसने हमें एक फार्मूला बता दे जिससे हम क्या कर सकते हैं? pH कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एसिड या बेस की। For an acid, pH ranges from 0 to 7, whereas for a base it ranges between 7 and 14। क्या मतलब 0 से 7 तक जिसकी pH होगी वो क्या होंगे? एसिड, और जो 7 से 14 में होंगे वो क्या होंगी? बेसिस। The lower the pH, the pH, higher is the strength of the acid, and the higher the pH, higher the strength of the base। अब वो कह रहा है जिस तरह से pH कम होगी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन जब pH ज़्यादा की तरफ जाएगी तो बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद उसमें बता दें इंडिकेटर के बारे में। Indicators are chemical compounds which help to indicate the presence of an acid or a base in a chemical reaction। अब वो कह रहा है इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि इंडिकेट करता है एसिड या बेस की प्रेजेंस को एक केमिकल रिएक्शन में। दे पोजेसेस डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट कलर्स इन बेसिक सॉल्यूशंस। अब ये जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में भी डिफरेंट कलर शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है।
Indicators are made naturally by plants and animals or artificially. The image shown the image shows a litmus test of acids and bases. अब वो कह रहे हैं इंडिकेटर्स को हम प्लांट से या एनिमल से आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, और इसमें उसने हमें बता दिया है कि जो लिटमस टेस्ट है वो एसिड और बेसिस का क्या इमेज शो करता है। सबसे पहला है एसिडिक सोल्यूशन। इसमें ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। अगर हम ब्लू पेपर पकड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का एसिडिक सोल्यूशन में। बेसिक सोल्यूशन में जो रेड कलर का लिटमस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू। जबकि बेसिक सोल्यूशन, अगर हम इसमें यूनिवर्सल पीएच पेपर पकड़ेंगे जो कि वाइट होता है या येलो होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्लू बेसिक सोल्यूशन में। सोल्यूशन चेंज कलर ऑफ पीएच पेपर अकॉर्डिंग टू इट्स पीएच। तो अब उसने हमें बता दिया है इस साइड पे कि अगर डार्क पर्पल से हम लाइट की तरफ आएंगे तो अल्कलाइन को बताएगा, ग्रीन कलर न्यूट्रल का है, और एसिडिक का क्या होगा, ये ग्रीन से लेकर आगे ऑरेंज, पिंक और रेड तक। ठीक है, जैसे मैं बता दिया कि एसिडिक में किस तरह होगा, जिस तरह उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कलर डार्क होता जाएगा, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। ठीक है, आगे हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड आर मेंशन्ड बिलो। नेचुरल इंडिकेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल रेड कैबेज, लिटमस रेड। ठीक है, लिटमस पेपर ये उसने हमें बताया जो नेचुरली हमने बनाए हैं, और उसके कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं हम, रेड कैबेज से या लिटमस पेपर से। आगे है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दीज आर मेड आर्टिफिशियली इन लेबॉर्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल आर फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये जो हमारे पास क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर जिन्हें हम आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे पास टेस्ट वगैरह में। आगे हैं olfactory indicators. Substances that have different smells in an acidic or basic medium are olfactory indicators. Examples onion, olives and others. अब वो कह रहा है वो सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट स्मेल देते हैं हमें और एसिडिक या बेसिक मीडियम में, उन्हें हम क्या कहते हैं, olfactory इंडिकेटर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, अनियंस, ऑलिव्स और बाकी कुछ चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइट्रेशन। In titration, a solution of a non-concentration called a standard solution is used to determine the concentration of an other solution. अब वो कह रहा है टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटर्मिन करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। For acid-base titrations, a standardized solution of base is slowly added to an acid of unknown concentration or the acid is added to the base. अब वो कह रहा है एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन लेते हैं बेस का, जिसको हम स्लोली एडिट करते हैं एसिड में, एसिड की अननोन कंसनट्रेशन में। यहाँ हम एसिड गैस ऐड करते हैं बेस में। द एसिड बेस रिएक्शन इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड वाटर। अब वो कह रहा है जो एसिड बेस रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसके नतीजे में क्या बनते हैं, सॉल्ट और वाटर। व्हेन द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन द एसिड आर इक्वल टू द मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सल आइंस एडिड फ्रॉम द बेस, द सोल्यूशन रिचेज न्यूट्रल पीएच। अब वो कह रहा है जब हाइड्रोजन आइंस के जो मोल्स हैं एसिड के अंदर वो इक्वल हो जाएंगे हाइड्रोक्सल आइंस के मोल्स के जो कि बेस के अंदर हैं, तो सोल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। To perform an acid-base titration, the standardized base is slowly added to a stirring flask of the unknown acid using a burette, which enables the measurement of volume and drop-wise addition of the base. आपको कह रहा है एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेस है उसको हम स्टैंडर्डाइज बेस उसको हम स्लोली ऐड करते हैं फ्लास्क के ज़रिए एसिड के अंदर ब्यूरेट इस्तेमाल करके। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या इसकी चीज़ें हैं जो हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेजरमेंट करेगी वॉल्यूम की, क्योंकि हम उसको ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो हम देख ही जाएंगे कि कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है बेस का। द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज क्लोजली मॉनिटर्ड थ्रू आउट द टाइट्रेशन यूजिंग अ पीएच इंडिकेटर एडेड टू द एसिड। और हमने एसिड में इंडिकेटर ऐड किया होगा, जब जो इंडिकेटर उसका कलर बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगी। टिपिकली फेनोफ्थलीन इज यूज्ड एज अ सोल्यूशन रिमेन कलरलेस अंटिल इट बिकम बेसिक टर्निंग अ लाइट पिंक। अब वो कह रहा है
जो फिनोफ्थलीन है उसको हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन कलरलेस रहता है जब तक वो बेस होता है। जब हम उसमें ऐड करते हैं फिनोफ्थलीन तो वो पिंक हो जाता है, लाइट पिंक हो जाता है। As the equivalence point is reached when the moles of hydrogen ions equal the moles of hydroxyl ions। अब वो करेक्ट इक्वलेंस पॉइंट जब आता है तो जो मोल्स हैं हाइड्रोजन आइंस के वो बराबर हो जाते हैं किसके, हाइड्रोक्सिल आइंस के। द पीएच इंडिकेटर टेम्परेरीली चेंज इज कलर ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस। तो वो कह रहा है जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज करता है टेम्परेरीली किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल आइंस की ज़्यादती की वजह से। व्हेन द फ्लास्क इज सॉइल्ड When the flask is boiled, the pH indicators acidic color returns। तो वो कह रहे हैं जब हम फ्लास्क को घुमाते हैं तो जो pH का इंडिकेटर का जो कलर होता है एसिडिक कलर वो वापस आ जाता है। The titration is complete and has reached its end point when a tiny excess of hydroxyl ion changes the indicator permanently to its basic color। तो वो कह रहे हैं टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है जब हम देखते हैं कि ज़रा सा हाइड्रोक्सिल आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है उसके बेसिक कलर पे। द टाइट्रेशन कर्व इज़ अ प्लॉट ऑफ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बेस एडिड। अब वो कह रहा है जब हम टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं उसमें हम एक तरफ पीएच रखते हैं सॉल्यूशन के, दूसरी तरफ हम स्टैंडर्डाइज्ड वॉल्यूम रखते हैं बेस का जो हमने ऐड किया होता है। द इक्विवेलेंस पॉइंट इज लोकेटेड एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज द सेकेंड डेरिवेशन ऑफ द टाइट्रेशन कर्व। ठीक है। If an acid is polyprotic, it will have multiple equivalence points, one for each hydrogen ion dissociate। अब वो कह रहा है कि अगर एसिड हमारा पॉलीप्रोटिक है तो उसके पास मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट्स होंगे, जब जब एक हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा तो वो एक एक पॉइंट हमें देता जाएगा। द पीएच एट द हालवे पॉइंट to the equivalence point for monoprotic acid or between equivalence points in case of polyprotic acid is equal to a pKa of the acid। अब वो कह रहा है जो pH है मोनोप्रोटिक एसिड की या जो pH है डिफरेंट इक्विवेलेंट पॉइंट्स हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स के उसको हम किसके बराबर कहेंगे, pKa ऑफ एन एसिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने बात की थी pH के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि pH होती क्या है। pH इज़ अ मेजर ऑफ the amount of hydrogen ions in the solution and the degree of acidity of the solution। अब वो कह रहे हैं pH क्या है, ये मेजर है हाइड्रोजन आइंस की अमाउंट का सॉल्यूशन के अंदर और हम देखते हैं कि उसकी कितनी एसिडिटी है सॉल्यूशन के अंदर। द pH ranges runs from 0 to 14। aqueous solution with a pH below 7 are acidic and the aqueous solution with a pH above 7 are alkaline और basic। solution at pH 7 are considered neutral। ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी कि जो 7 से नीचे होंगे वो एसिडिक होंगे, जो 7 से ऊपर होंगे 14 तक वो बेसिक या अल्कलाइन होंगे और जो 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। अभी उसने मैं यहाँ पे बता दिया थोड़ा सा इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स पीएच वैल्यू और इसकी एग्जांपल्स। अब वो कह रहा है जब एसिडिक होगा तो क्या होगा, पीएच 0 से बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 7 तक आ जाएगी, 7 पे आकर न्यूट्रल हो जाएगी और नीचे वाले जो है वो बेसिक हैं। अब 0 पे क्या है, बैटरी एसिड, 1 पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, 2 पे लेमन जूस विनेगर, 3 पे ऑरेंज जूस या सोडा, 4 पे एसिड रेन, एसिडिक लेक या जो तमाम फिशेस होती हैं उनकी। pH 5 पे क्या होता है, फ्रॉग एग्स, टेडपोल्स, क्राईफिश एंड मिफाइल्स डाई। उसके बाद बनानास हैं, क्लीन रेन है, हेल्दी लेक है, ये सब किस में आ रहे हैं, pH 5 में। pH 7 में क्या है, 6 में क्या है, रेनबो ट्राउट बिगिन टू डाई और हेल्दी लेक है और मिल्क है। 7 पे प्योर वाटर है, 8 पे सी वाटर और एग्स हैं, 9 पे बेकिंग सोडा है, 10 पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, 11 पे अमोनिया है, 12 पे सोपी वाटर है, 13 पे ब्लीच है, 14 पे लिक्विड ड्रेन क्लीनर है। अब उसने मैं बता दिया है कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं इनकी पीएच वैल्यू क्या है, ये किस पीएच वैल्यू में लाई करते हैं और ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उसने बता दिया है द pH of a solution is equal to the negative log base 10 of the concentration of hydrogen ions in the solution। अब वो कह रहा है जो pH है वो किसके बराबर है, नेगेटिव लॉग बेस 10 के कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन सोल्यूशन। मतलब हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन के माइनस लॉग 10 के बराबर क्या होती है, pH एसिड की। Water interacts strongly with the hydrogen ion because its strong positive charge attracts the negative pole of surrounding water molecules। अब वो कह रहा है वाटर जो है वो हाइड्रोजन आइंस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि जो उसका
पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव पोल वाटर के नेगेटिव पोल के साथ। इन फैक्ट दे इंटरेक्ट सो स्ट्रांगली दैट दे फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड एंड द H3O positive cation called hydronium. The above equation is rewritten to reflect this. pH is equals to minus log 10 H3O पॉजिटिव। अब वो कह रहा है जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल क्या बन जाता है H3O पॉजिटिव केटाइन, जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोनियम। और इसके लिए हम अपने इक्वेशन को लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आइन के साथ। ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी वी विल रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोनियम आइंस वन डिस्कसिंग पीएच। अब वो कह रहा है सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं हाइड्रोजन आइंस को लिखते हैं बजाय इसके कि हम हाइड्रोनियम आइन को लिखें ताकि हमारे पीएच की जो डिस्कशन है वो आसान रहे। द लोअर द पीएच वैल्यू ऑफ अ सोल्यूशन द मोर हाइड्रोजन आइंस डेट आर प्रेजेंट एंड द मोर एसिडिक द सोल्यूशन। अब वो कह रहा है जितनी लोअर होगी पीएच वैल्यू सोल्यूशन की तो उस सोल्यूशन में उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस होंगे और वो सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल द पीएच ऑफ 1 millimole of sulfuric acid is 2.75, whereas the pH of 1 millimole of hydrochloric is 3.01. The concentration of hydrogen in the sulfuric acid solution is calculated as 1 multiply 10 की power 2.75, whereas the concentration of hydrogen in hydrochloric acid solution is 1 multiply 10 की power minus 3.01. Thus, there are more hydrogen ion present in sulfuric acid and this is more acidic. अब वो कह रहा है कि हमने उसकी वैल्यू तो बता दी है कि एक मोल जो है उसकी वैल्यू कितनी है एक पीएच कितनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो वो कह रहा है जब हमने इसको फॉर्मूले में लगा कर चेक किया तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये मोर एसिडिक है। अब उसने हमें बता दिया सबसे पहले a higher Ka values represent strong acids whereas smaller Ka values represent weaker acid। अब वो कह रहा है Ka वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसकी कम होगी वो क्या होगा वीक एसिड होगा। Ka निकालने का फॉर्मूला क्या है हाइड्रोजन आइंस और मल्टीप्लाई बेस, यहाँ पे इसने बेस लिखा हुआ है -A- और डिवाइडेड बाय Ha। Ka is reported in the form of pKa which is the negative log base of Ka। अब वो कह रहा है K को हम कैसे लिखते हैं pKa, और pKa का मतलब क्या है कि नेगेटिव लॉग है Ka का विद बेस 10। लोअर pKa वैल्यूज correspond to a strong acid whereas higher pKa values correspond to a weaker acid। अब वो कह रहा है जो इसकी लोअर pKa वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसकी हायर pKa वैल्यूज़ होंगी वो क्या होगा वीक एसिड। अब Ka और pKa में क्या फ़र्क है, दोनों के ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और Ka वैल्यू कम होगी तो एसिड वीक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है pKa वैल्यू कम होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड वीक होगा। pKa निकालने का क्या फॉर्मूला है pKa इज इक्वल्स टू माइनस log 10 Ka। ठीक है। Some acid dissociate only one hydrogen ion and therefore have one pKa value. These acids are called monoprotic. However, some acids can dissociate more than one hydrogen ions and are called polyprotic। ठीक है, जो एक हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा वो क्या होगा मोनोप्रोटिक और जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा वो क्या होगा पॉलीप्रोटिक। pKa can also be used to calculate the equilibrium pH of an acid-base reaction as shown in Henderson-Hasselbalch equation। Henderson-Hasselbalch equation। pH is equals to pKa plus log 10 A minus divided by Ha। The Henderson-Hasselbalch equation is used to calculate pH when the concentration of the conjugate base and the weak acid are known। जब हमें पता हो कि कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन क्या है और एसिड वीक एसिड जो है वो हमें पता हो तो हम पीएच इसके निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। और टू कैलकुलेट द पीके इफ़ द पीएच एंड द कंसंट्रेशंस आर नॉन। ठीक है, ये हमारा पीएच का चैप्टर टॉपिक जो वो कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट। अब हमने इसमें एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के भी और सॉल्ट्स के बारे में भी, इंडिकेटर पीएच सब एसिडिटी बेसिसिटी हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमने देखने हैं केमिकल प्रोसेसेस कि कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह से होते हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन।
Filtration is a separation process that involves passing a mixture through a porous material filter to separate solid particles from a liquid. अब वो कह रहा है फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें कि हम मिक्सचर को गुजारते हैं फिल्टर पेपर में से या फिल्टर में से, तो उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं लिक्विड से। अब इसका प्रोसीजर क्या है? एन अप्रोप्रिएट फिल्टर मीडियम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड इज़ यूज्ड। अब वो कह रहा है एक फ़िल्टर मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स के हिसाब से जो कि सेपरेट करता है पार्टिकल्स को। प्लेस द फिल्टर मीडियम इन अ फनल एंड सेट इट ओवर अ कंटेनर टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट। अब वो कह रहा है कि हम फिल्टर मीडियम को एक फनल में रखते हैं और हम उसके नीचे एक कंटेनर रखते हैं जो कि फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर सके। पोर द मिक्सचर थ्रू द फनल, हम फिनल में अपना मिक्सचर डालते हैं। अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू द फिल्टर लिविंग द सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द फिल्टर। अब हम क्या करते हैं कि लिक्विड को हम फिल्टर में से गुजरने देते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं। वॉश द सॉलिड विद अ सूटेबल सॉल्वेंट इफ़ नेसेसरी, कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द कंटेनर। अब वो कह रहे हैं जो सॉलिड है उसको हम धो लेते हैं सूटेबल सॉल्वेंट से अगर ज़रूरी हो, और जो फिल्ट्रेट है उसको हम कंटेनर में से कलेक्ट कर लेते हैं। It is used to separate solid impurities from liquids in various laboratories and industrial processes. इसको हम इस्तेमाल करते हैं solid impurities को liquid से अलग करने के लिए। Second है crystallization. The transition of a substance from a liquid or gas phase to a solid crystalline form. अब वो कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन एक ट्रांजिशन है सब्सटेंस की सॉलिड या गैस फेज में से उसके सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब इसका प्रोसीजर क्या है? डिज़ोल्व द सोल्यूट इन अ सूटेबल सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं सोल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। हीट द सॉल्यूशन टू डिज़ोल्व एज मच सोल्यूट एज पॉसिबल। अब हम उसको हीट करते हैं ताकि जितना मुमकिन हद तक सोल्यूट उसमें ऐड हो सके, डिज़ोल्व हो सके, वो हम कर लें। Allow the solution to cool slowly or evaporate, encouraging the formation of crystals. If necessary, scorch the inside of the container to induce crystallization. Collect the crystal using filtration. अब वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन को कूल होने देते हैं और इसमें क्रिस्टल्स बनने देते हैं। अब वो कह रहा है कि जो क्रिस्टल बन जाते हैं उसके अंदर, उसके बाद हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद है डिसेंटेशन। Decantation is a separation process where a liquid is poured off from a mixture, leaving the solid sediment behind. अब वो कह रहा है कि डिसेंटेशन क्या है? एक सेपरेशन प्रोसेस है ये भी, जिसमें हम लिक्विड को निकाल लेते हैं मिक्सचर से और सॉलिड जो है वो सेडिमेंट पीछे रह जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है? अलाउ द मिक्सचर टू सेटल टू अलाउ द हैवियर सॉलिड पार्टिकल टू सेटल एट द बॉटम। अब हम क्या करते हैं कि जो मिक्सचर है उसको हम रख देते हैं, तो जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका हम इंतज़ार करते हैं कि वो उसके बॉटम में कलेक्ट हो जाए, नीचे बैठ जाए। केयरफुली पोर ऑफ द क्लियर लिक्विड लिविंग द सॉलिड सेडिमेंट बिहाइंड। इफ नेसेसरी यूज़ अ वॉश बॉटल टू रिंस द रिमेनिंग सॉलिड विद अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, जब वो सॉलिड पार्टिकल्स उसके नीचे बैठ जाते हैं तो हम ऊपर से ध्यान से जो पानी या लिक्विड होता है उसको हम निकाल लेते हैं और जो पार्टिकल सॉलिड रह जाते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब वो कह रहा है अगर ज़रूरत हो तो हम वॉश बॉटल से रिमेनिंग सॉलिड को वॉश भी कर सकते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के साथ। कॉमनली यूज टू सेपरेट सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है? ये फॉर्मेशन है सॉलिड फॉर्म की सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब इसका प्रोसीजर क्या है? मिक्स टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग द आयंस और कंपाउंड्स टू बी रिएक्टेड। अब वो कह रहे हैं दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं जिनमें कि आयंस और कंपाउंड हो जिन्होंने आपस में रिएक्ट करना हो। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन सोल्यूबल सॉलिड। अब वो कह रहा है कि इसमें हम प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे। अलाउ द प्रेसिपिटेट टू सेटल और यूज्ड फिल्ट्रेशन टू सेपरेट इट फ्रॉम द लिक्विड। अब वो कह रहे हैं हम प्रेसिपिटेट को इंतज़ार करेंगे या तो वो नीचे बैठ जाएं, नहीं तो हम उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर लेंगे फिल्टर के साथ लिक्विड से। वॉश द प्रेसिपिटेट विद अ सूटेबल सॉल्वेंट टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। अब वो कह रहा है कि हम प्रेसिपिटेट को सूटेबल सॉल्वेंट से वॉश करेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम अलग कर सकें। इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू आइसोलेट स्पेसिफिक आयंस और कंपाउंड्स। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ताकि हम आयंस और कंपाउंड्स को अलग कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है एवेपोरेशन।
Evaporation is a process by which a liquid turns into a vapor और गैस। अब evaporation एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है वेपर्स में या गैस में। अब इसका प्रोसीजर क्या है? हीट द लिक्विड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, अलाउ द लिक्विड टू वेपोरेट लिविंग बिहाइंड द सोल्यूट्स। अब वो कह रहा है कि हम हीट करते हैं अपने लिक्विड को ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए और हम लिक्विड को एवेपोरेट होने देते हैं ताकि जो उसके सोल्यूट्स हैं वो पीछे रह जाए। If necessary, use a cover to prevent contamination. Collect the residue left after evaporation. अब वो कह रहा है कि अगर ज़रूरत हो तो हम उसको कवर कर देते हैं ताकि कंटेमिनेशन ना हो, तो जो रेजिड्यू रह जाता है एवेपोरेशन के बाद उसको हम बाद में अलग कलेक्ट कर लेते हैं। कॉमनली यूज टू कंसनट्रेट सॉल्यूशंस एंड सेपरेट सोल्यूट्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, उसके बाद फिर से है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था। Titration is a technique used to determine the concentration of a substance in a solution by reacting it with a solution of non-concentration. अब टाइट्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निक को, क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम हो। मतलब हम एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है उसको इस्तेमाल करते हैं एक अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? यूज़ अ ब्यूरेट टू ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन टाइट्रेंट टू अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन एनालाइट। अब वो कह रहा है हम एक ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशन को ऐड करने के लिए जिसमें कि नॉन कंसंट्रेशन होती है, जो हमें पता होती है सॉल्यूशन की, उसको हम क्या कहते हैं? टाइट्रेंट। उसको हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं जिसके हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होती, उसको हम क्या कहते हैं? एनालाइट। कॉन्टीन्यूसली मिक्स द सोल्यूशन अनटिल द रिएक्शन इज़ कम्प्लीट। हम इन सोल्यूशंस को मिक्स करते रहते हैं जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। नोट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज़। अब कितना इस्तेमाल हुआ है वॉल्यूम टाइट्रेंट का उसको नोट करते हैं। यूज स्टेशियोमेट्री टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, वाइडली यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब वो कह रहे हैं हम स्टेशियोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को, एनालाइट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, और ये ज़्यादातर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। Sublimation is the transition of a substance directly from a solid to a gas without passing through the liquid phase. अब वो कह रहा है सब्लिमेशन एक ऐसा ट्रांजिशन प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड से गैस में लिक्विड फेज में जाए बगैर। जबकि हम देखते हैं कि पहले सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्जन है सॉलिड से गैस में। अब इसका प्रोसीजर क्या है? सब्सटेंस इज हीटेड टू इंड्यूस सब्लिमेशन, कलेक्ट द वेपर ऑन अ कोल्ड सरफेस टू फॉर्म द सॉलिड सब्लाइम, अल्टरनेटिवली कलेक्ट द सब्लाइम इन अ कोल्ड ट्रैप, यूज टू प्यूरिफाई सब्सटेंसेज एंड ऑब्टेन देम इन अ हाईली प्योर फॉर्म। अब वो कह रहा है कि इसको हम वेपर्स को कोल्ड सरफेस पे कलेक्ट करते हैं सॉलिड सब्लिमेट बनाने के लिए, और जो इसको हम कोल्ड ट्रैप में कलेक्ट करते हैं, मतलब हम इसे ठंडा रखते हैं। उसके बाद है डिस्टिलेशन। इट इज़ अ सेपरेशन प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स हीटिंग अ लिक्विड टू क्रिएट वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू क्रिएट अ लिक्विड। अब डिस्टिलेशन में क्या है? एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें कि हम हीट करते हैं लिक्विड को उसको वेपर्स बनाने के लिए, और फिर हम उसको वेपर्स को ठंडा करते हैं दोबारा उसकी लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है? लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड टू क्रिएट वेपर, collect the vapor in the condenser to condense it back into liquid form, collect the distillate in a separate container। अब वो क्या कहता है कि लिक्विड मिक्सचर को हम हीट करते हैं ताकि उसके वेपर्स बन सकें, और उसके बाद जो उसके वेपर्स होते हैं उन्हें हम कलेक्ट करते हैं कंडेंसर में ताकि हम उन्हें दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकें, और जो डिस्टिलेट है उसको हम सेपरेट कंटेनर में अलग कर लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है? कॉमनली यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे अपने केमिकल प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें से कुछ हमने पढ़ लिए हैं, कुछ रह गए हैं। अब हमने पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमने पहले पढ़ लिया है, क्या था कि वेपर्स को लिक्विड में और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? Fractional distillation is more precise from form of distillation that separates a mixture into its individual components based on their boiling points। अब वो कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? ये ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म है डिस्टिलेशन की, जिसमें कि हम सेपरेट करते हैं अपने मिक्सर को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पे। अब इसका प्रोसीजर क्या है? हीट द लिक्विड मिक्सचर एंड द वेपर राइज
एंड द वेपर राइजेज थ्रू अ फ्रिक्शनेटिंग कॉलम। अब वो कह रहा है हम अपने लिक्विड को हीट करते हैं मिक्सचर को, और उसका जो वेपर है वो राइज होते हैं कॉलम के अंदर। द कॉलम प्रोवाइड्स मल्टीपल कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन स्टेप्स। अब जो कॉलम है वो हमें बताता है कंडेंसेशन और वेपराइजेशन स्टेप्स के बारे में। डिफरेंट कंपोनेंट्स कंडेंस एट डिफरेंट लेवल्स अलाउइंग फॉर सेपरेशन। अब वो कह रहा है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कंडेंस होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। It is used in the separation of complex mixtures such as in the petroleum industry। अब वो कहता है हम इसको इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस अदर कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि पानी रिएक्ट करता है कंपाउंड्स के साथ दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है? ऐड वाटर टू द कंपाउंड अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस, कि हम एक वाटर ऐड करें कंपाउंड के अंदर जो कि हाइड्रोलाइसिस से गुजर रहा हो। अलाउ द केमिकल रिएक्शन टू अकर ब्रेकिंग बॉन्ड्स इन द कंपाउंड, हम उसका केमिकल रिएक्शन होने देंगे और क्या होगा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जमे जो कंपाउंड है उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, के क्या नई प्रोडक्ट्स बने उनकी फॉर्मेशन देखेंगे। एडजस्ट कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन इफ़ नीडेड। अब वो कह रहा है टेम्परेचर कंसनट्रेशन हम एडजस्ट कर लेंगे अगर हमारी ज़रूरत होगी तो। commonly used in the digestion of food and in various chemical processes in laboratories and industries। अब वो कह रहा है एक तो ये डाइजेशन में इस्तेमाल होता है फूड की, और सेकेंडली काफ़ी केमिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है लेबॉर्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ अ प्रोसेस डेट यूजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सस्पेंशन और सोल्यूशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन से पता चल रहा है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होगी, तो वो कह रहा है कि इस प्रोसेस में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सस्पेंशन या सोल्यूशन में से। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, प्लेस द सैंपल इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, हम अपने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में अपना सैंपल को प्लेस करते हैं। सिक्योर द ट्यूब इन द सेंट्रीफ्यूज रोटर, हम अपने जो ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूज रोटर में रखते हैं। स्पिन द सेंट्रीफ्यूज एट हाई स्पीड, उसको हम हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं। द डेंसर पार्टिकल मूव टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब फॉर्मिंग अ पैलेट। अब वो कह रहा है जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं ट्यूब की और नीचे एक पैलेट बना लेते हैं। यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड सच एज इन ब्लड सैंपल प्रोसेसिंग। अब वो कह रहे हैं ये लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए लिक्विड्स में से, जैसे कि हम ब्लड सैंपल प्रोसेसिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिडक्शन इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। ऑब्जर्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स, बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन आर नोटेड। अब वो कह रहा है कि हम अपने जो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में, वो हम नोटिस करते हैं और उनकी जो रिडॉक्स इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। और जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं एलिमेंट्स की बिफोर और आफ्टर रिएक्शन। अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड लेबॉर्ट्री एनालिसिस। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में और लेबॉर्ट्री एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस इज द एक्सेलरेशन और इनिशिएशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय अ सब्सटेंस कैटलिस्ट दैट रिमेन्स अनचेंज इन द प्रोसेस। अब वो कह रहा है कैटालाइसिस एक एक्सेलरेशन या इनिशिएशन है किसी केमिकल रिएक्शन की एक सब्सटेंस के ज़रिए, जिसको हम क्या कहते हैं कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शन के दौरान हमेशा अनचेंज रहती है, लेकिन वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देती है, उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इंड्यूस द कैटलिस्ट इनटू द रिएक्शन मिक्सचर, ऑब्जर्व द एक्सेलरेशन ऑफ द रिएक्शन। अब वो कह रहा है हम अपने मिक्सचर के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कैटलिस्ट ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी इन्हेंस हुई है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी बढ़ी है। नॉट दैट द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो बिल्कुल अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कि जैसा हमने डाला होता है वो एज इट इज़ रिएक्शन के एंड पे वैसा ही हमें मिलता है। वर्डली यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड लेबॉर्ट्री रिएक्शंस टू इंक्रीज रिएक्शन रेट्स। ठीक है, ये हमारे केमिकल प्रोसेसेस ख़त्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नेक्स्ट अपना पढ़ना है, आज हमने पहले केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Chemical reactions involve the transformation of one or more substances into new substances
विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब वो कह रहा है केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक या ज़्यादा सब्सटेंसेस की नई चीज़ों में। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मतलब जो पहली चीज़ें हैं वो डिफरेंट होंगी और जो नई हमारे पास चीज़ें बनेंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होंगी। Many chemical reactions can be classified as combination, decomposition, single replacement, double replacement, combustion, oxidation reduction reactions, acid base reactions and precipitation reactions। अब उसे मैं बता दिया कि chemical reactions को हमने किन किन टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। Having a thorough understanding of these types of reactions will be useful for predicting the products of an unknown reaction। अब वो कह रहा है कि इन टाइप्स के रिएक्शंस के टाइप से हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं अननोन रिएक्शन में वो किस रिएक्शन से गुजर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन इज़ क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स, डायग्नोजिंग डिजीज़ एंड परफॉर्मिंग लेबॉरेटरी टेस्ट। अब वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए, डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए और लेबॉरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शंस। A combination reaction, also known as a synthesis reaction, is a reaction in which two or more substances combine to form a single new substance। अब वो नाम से पता चल रहा है कि चीज़ें कंबाइन होगी। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होती हैं आपस में एक नई चीज़ बनाने के लिए और वह एक सिंगल सब्सटेंस होती है। Combination reactions can also be called synthesis reactions। The generation form of a combination reaction is A plus B goes to AB। कि मतलब दो चीज़ें मिलेंगी और एक चीज़ बनाएंगी। One combination reaction is two elements combining to form a compound। Solid sodium metal reacts with chlorine gas to produce sodium chloride। Solid sodium chloride कि जो सोडियम मेटल है 2Na और Cl2 गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बना देते हैं, 2NaCl, जो कि सॉलिड है और एक सॉल्ट है हमारे पास। Notice that to write and balance the equation correctly, it is important to remember the 7 elements that exist in nature as diatomic molecules H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 and I2। ये सब क्या है, हमारे पास गैसेज हैं। अब वो कह रहा है कि 7 एलिमेंट्स जो हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे क्लोरीन के तो डेफिनेटली हमें 2 ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे सोडियम के। One sort of combination reaction that occurs frequently is the reaction of an element with oxygen to form an oxide। अब वो कह रहा है कि जो दूसरे कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाने के लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ रिएक्ट रेडिली विद ऑक्सीजन अंडर मोस्ट कंडीशंस। अब वो कह रहा है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो दोनों ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स रैपिडली एंड ड्रामेटिकली व्हेन इग्निटेड कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस अ फाइन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो कह रहा है मैग्नीशियम जब वो रिएक्ट करता है जब हम उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एयर की प्रेजेंस में क्या होता है, वो एक फाइन पाउडर बनाता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से इससे हमने मैग्नीशियम की भी 2 ली हैं और हमारे पास क्या बन गया 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। A decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into 2 or more simpler substances। The general form of a decomposition reaction is A plus B, AB goes to A plus B। अब कम्बिनेशन में क्या था कि 2 चीज़ें मिल रही थी और एक सब्सटेंस बना रही थी। अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि एक सब्सटेंस जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी 2 सब्सटेंसेस में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक कंपाउंड है जो कि ब्रेक होगा 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में चेंज हो जाएगा। Most decomposition reactions require an input of energy in the form of heat, light और electricity। अब वो कह रहा है जो decomposition reaction है इन्हें हमें input of energy देनी पड़ती है, चाहे वो heat हो, light हो या electricity हो। Binary compounds are compounds composed of just 2 elements। The simplest kind of decomposition reaction is when a binary compound decomposes into its elements। अब वो कह रहा है जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो कम होते हैं ज़्यादातर 2 एलिमेंट्स के बने हुए, और जो सिंपलेस्ट काइंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो यही है कि जब एक बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का मतलब होता है इसमें 2 एलिमेंट हो, तो बाइनरी कंपाउंड डिकम्पोज होता है अपने 2 एलिमेंट्स के अंदर। मर्करी ऑक्साइड आ रेड सॉलिड डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड टू प्रोड्यूस मर्करी एंड ऑक्सीजन गैस। अब वो कह रहा है मर्करी ऑक्साइड जो है एक रेड सॉलिड है जो कि डिकम्पोज होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, मर्करी और ऑक्सीजन गैस। अगस्त ने इसकी एग्जांपल भी दे दिया 2AgO मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड है जो कि रिएक्ट के बाद क्या हो गया 2Ag + O2।
A reaction is also considered to be a decomposition reaction even when one or more of the products is still a compound. अब वो कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फिर भी होता है कि जब एक या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टिल कंपाउंड की फॉर्म में हो। जैसे कि क्या उसने एग्जांपल दिया है, मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजिस इनटू अ मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे पास जो है रिएक्शन के बाद भी हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो एलिमेंट्स में ही कन्वर्ट हो। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जो कि रिएक्शन के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। मेटल हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू यील्ड मेटल ऑक्साइड्स एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब वो कह रहे हैं जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज होते हैं हीट करने पे, जो कि क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और वाटर। जैसे हमने एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसको हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम ऑक्साइड और पानी में। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अ सिमिलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब रिप्लेसमेंट से हमें पता चल रहा है कि एलिमेंट अपनी जगह रिप्लेस करेगा। तो सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज करेगा सिमिलर एलिमेंट से उसी कंपाउंड के अंदर। द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिंगल रिप्लेसमेंट आल्सो कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज A प्लस बी सी गोज़ टू ए सी प्लस बी। मतलब पहले एक जो था वो बी के साथ था, वो चेंज होकर चला गया ए के साथ, तो ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। इन दिस जनरल रिएक्शन एलिमेंट ए इज़ अ मेटल एंड रिप्लेसेस एलिमेंट बी आल्सो अ मेटल। अब वो कह रहा है कि जो एलिमेंट ए है वो एक मेटल है जो कि रिप्लेस कर रहा है एलिमेंट बी को, जो कि बी एक मेटल ही है कंपाउंड के अंदर। When the element that is going the replacement is a non-metal, it must replace another non-metal in a compound, and the general equation becomes y plus xz goes to xy plus z। मतलब जो मेटल है वो मेटल को ही रिप्लेस करेगा और जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल को ही रिप्लेस करेगा एक कंपाउंड के अंदर। y is a non-metal and replaces the non-metal z in a compound with x। का मतलब जो नॉन मेटल y है वो नॉन मेटल z को ही रिप्लेस करेगा x से। मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब वो कह रहे हैं मैग्नीशियम जो है वो कॉपर की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव है। वन अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, इट रिप्लेसेस द कॉपर। अब वो कह रहा है जब हम एक मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रिप को प्लेस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में कॉपर नाइट्रेट के, तो क्या होता है, जो कॉपर है वो रिप्लेस हो जाता है। अब कॉपर भी एक मेटल है और मैग्नीशियम भी एक मेटल है, तो मेटल मेटल को रिप्लेस कर देगी। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर एक्वस मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड सॉलिड कॉपर मेटल। ठीक है ना। अब मैग्नीशियम जो था वो नाइट्रेट के साथ चला गया और कॉपर जो है वो सेपरेट हो गया। Mg प्लस CuNO3 होल ट्वाइस गोज़ टू MgNO3 होल ट्वाइस प्लस Cu। मैग्नीशियम ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर ने मैग्नीशियम की जगह ले ली। मैनी मेटल्स रिएक्ट इजीली विद एसिड्स एंड व्हेन दे डू सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस। तो वो कह रहा है जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं जब एसिड्स के साथ, तो क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एक्वस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जब वो कह रहा है कि जो जिंक है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, एक्वस जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। Zn प्लस 2HCl गोज टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है।